तो ये yesterday we have started with the chapter of sale of goods act। नया टॉपिक है, नया एक्ट है। कल हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था। कल काफी सारी इंट्रोडक्टरी बातें मैंने आपको बताई थी। इस चीज की काफी सारी इंट्रोडक्शन दिया था सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। ठीक है, आज अपन डेफिनेशंस करना स्टार्ट करते हैं। एक एक डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये डेफिनेशंस थ्रू आउट आपके काम आएंगी ड्यूरिंग द एंटायर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। Let's first of all start doing the definition of buyer and seller. Karan Faria, please do us the favor. Buyer means a person who buys or agrees to buy goods. Subsection 1 of section 2. Buyer means a person who either buys the goods or agrees to buy the goods। यानी कि या तो जो अभी खरीद रहा है या भविष्य में खरीदने की बात, खरीदने का वादा किया है जिसने। ठीक है, तो सर यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक तो टर्म होती है सेल और दूसरी टर्म होती है एग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो दो तरीके का होता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में किसी चीज को बेचने का एग्रीमेंट दोनों में से कोई भी एक तरीके का होता है। या तो वो होता है सेल या फिर वो होता है एग्रीमेंट टू सेल। सेल का मतलब है द ओनरशिप इन गुड्स। सेल का मतलब क्या है? कैसा एग्रीमेंट या कैसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ओनरशिप इन गुड्स इमीडिएटली ट्रांसफर्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर। द ओनरशिप इन गुड्स इमीडिएटली ट्रांसफर्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर। ऐसे को हम, ऐसे एग्रीमेंट जो माल खरीदने, गुड्स खरीदने और बेचने के लिए बने हैं, उनको हम क्या नाम देंगे सर? सेल। और एग्रीमेंट टू सेल क्या है कि सर सेलर और बायर ने आपस में एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया है जहां पर द ओनरशिप इन गुड्स विल पास फ्रॉम सेलर टू द बायर एट सम फ्यूचर पॉइंट इन टाइम। एट सम फ्यूचर पॉइंट इन टाइम, भविष्य में कहीं पर, या तो कोई पर्टिकुलर ये लोग एक इंस्टेंस तय कर लें कि जब आप पेमेंट देंगे तब मैं ट्रांसफर करूंगा, या फिर इतनी तारीख को ट्रांसफर करूंगा, या आपके ऐसा करने पे मैं ट्रांसफर करूंगा। तो एग्रीमेंट टू सेल क्या है? इट इज वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच द ओनरशिप ऑफ द गुड्स विल ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू द बायर एट सम फ्यूचर पॉइंट इन टाइम। तो ये दोनों कंटेक्स्ट किसका आ रहा है कि सर ओनरशिप ट्रांसफर होने का आ रहा है। ठीक है, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, तो सर सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर, और एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ट्रांसफर्स एट अ फ्यूचर पॉइंट इन टाइम फ्रॉम द सेलर टू द बायर। ठीक है, वो भविष्य में बेचूंगा, ओनरशिप ट्रांसफर आपके नाम करूंगा वाली बातें होती है। तो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसी भी मतलब दो तरीके में से कोई भी एक तरीके का हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर, ये कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो बायर मीन्स अ पर्सन हु आइदर बाइज और एग्रीज टू बाय द गुड्स। यानी कि यहां पर सेल की बात हो रही है और यहां पर एग्रीमेंट टू सेल की बात हो रही है। क्या ये फर्क समझ में आ गया? यस सर। और सेलर मीन्स अ पर्सन हु आइदर सेल्स और एग्रीज टू सेल द गुड्स। सिंपल है। ठीक है, अब जो मैं ओनरशिप की बात कर रहा हूं यहां पर और यहां पर ये, ठीक है, इस ओनरशिप को सेल ऑफ गुड्स एक्ट की भाषा में ओनरशिप को क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी इन गुड्स। समझ में आ गया? ओनरशिप को सेल ऑफ गुड्स एक्ट की भाषा में क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी इन गुड्स। जब भी वर्ड प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी इन गुड्स आए तो उसका मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में होता है उन गुड्स की ओनरशिप। तो मैं क्या बोल सकता हूं? इन सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स पास फ्रॉम सेलर टू द बायर इमीडिएटली अपॉन मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बट इन एग्रीमेंट टू सेल the property in goods passes to the seller to the buyer from seller to the buyer at some future point in time। ठीक है, जनरल कंटेक्स्ट में अपन वर्ड प्रॉपर्टी को किस में काम लेते हैं कि सर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हुई उससे, उसके कंटेक्स्ट में काम लेते हैं। पर है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में यहां पर अपन काम नहीं ले रहे हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में वर्ड प्रॉपर्टी जो है वो ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो बायर और सेलर कर लिया।
अब अपन आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, गुड्स की डेफिनेशन पे आते हैं। पढ़ भाई, गुड्स क्या होता है? Goods means every kind of movable property other than actionable claims and money, and includes stocks and shares, growing crops, grass, and things attached to or forming part of land, which are agreed to be severed before sale or under contract of sale. Goods means every kind of movable property. Goods means every kind of movable property, हर तरीके की मूवेबल आइटम। मैंने आपको ऑलरेडी कल एक चीज समझाई थी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कौन से ट्रांजैक्शंस के खरीदने और बेचने पे एप्लीकेबल होता है, कि सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट किसी भी मूवेबल आइटम के परचेजिंग और सेलिंग पे एप्लीकेबल होता है जो कि मनी के लिए खरीदा और बेचा जा रहा है, इन ल्यू ऑफ मनी। यदि बार्टर सिस्टम में है तो कल मैंने आपको बताया था, इफ अ गुड्स इज गेटिंग एक्सचेंज्ड फॉर सम अनदर गुड्स, देन इट इज नॉट अ टॉपिक ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो फिर वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर कवर नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। हमारे लिए तो जरूरी क्या है कि वो टॉपिक सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वो ट्रांजैक्शन सेल ऑफ गुड्स एक्ट से कब कवर होगा, when some goods is getting exchanged for some money, this will 100% be a topic जिसके ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होगा। और कल मैंने एक कदम आप आगे बढ़ के और बताया था, इस पे एप्लीकेबल होगा, इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, जहां पर गुड्स आर गेटिंग एक्सचेंज फॉर अनदर गुड्स। पॉइंट नंबर 3, सर यदि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसमें गुड्स आर गेटिंग एक्सचेंज फॉर सम अदर गुड्स प्लस मनी, तो हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, तो सर ऐसे ट्रांजैक्शन पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। ये भी कल मैंने आपको बताया था। तो सर गुड्स का सबसे पहला मतलब क्या होता है, कि सर कोई भी मूवेबल आइटम, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट किस पे एप्लीकेबल होगा, गुड्स खरीदने और बेचने पे। तो गुड्स का क्या मतलब है, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात तो ये, अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स, अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स। नाउ व्हाट इज एन एक्शनेबल क्लेम, समझने की चेष्टा करिए, मुकुंद वीडियो ऑन करिए। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है, आपको पता है यार, ठीक है, मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूँ, इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। एक्स ने वाई को 10 लाख रुपए उधार में दिए, वाई ने वापस 1 साल बाद ब्याज समेत 11 लाख रुपए लौटाने का वादा किया। तो जब 11 लाख रुपए लौटाने का वादा किया था, कौन सी डेट को, कि सर 1/1/2025 को, ठीक है सर, 1/1/2025 को, वो 1 साल बाद चीज को लौटा नहीं पाए। तो सर वाई के पास में एक्स के ऊपर एक्शन लेने का राइट आ गया, एक्शन लेने का राइट आ गया या नहीं आ गया, यस सर, वो क्लेम कर सकता है इसके ऊपर अपने 11 लाख रुपए। सर ये इस चीज को, इस राइट को क्या बोलते हैं, एक्शनेबल क्लेम, कि सर ये एक्स के ऊपर केस कर सकता है 11 लाख रुपए वसूलने के लिए। दिस इज व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम। अब सर 11 लाख रुपए जब वाई एक्स के ऊपर क्लेम कर सकता है, कई बार क्या होता है, ये किसी और को बेच देता है ये क्लेम, मिस्टर जेड को, कि आई एम सेलिंग यू दिस क्लेम, कि मेरे 11 लाख रुपए उससे वसूलने बाकी है, तुम वसूल लेना, तुम अभी मेरे को 8 लाख रुपए ही दे दो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तुम 11 लाख तुम वसूलते रहना, जो भी कोर्ट में तुमको प्रोसीडिंग्स करनी है तुम करते रहना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरे राइट्स अपने आप को दे देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो सर एक्शनेबल क्लेम, तो कई बार कुछ जने एक्शनेबल क्लेम भी बेचते हैं अपने, तो क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट का टॉपिक हो जाएगा एक्शनेबल क्लेम? नहीं सर, एक्शनेबल क्लेम कभी भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट का टॉपिक नहीं होगा। करण फारिया क्या हो गया, आज इतना डांस क्यों कर रहा है? हाँ, हम्म? खा लिया तो फिर थोड़ा। खाना खा लिया सर तो अब स्प्रिंग लग जाती है, बैठा तो जाता नहीं है हमसे, उछलना पड़ता है हमको एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। चलिए, तो सर गुड्स में कभी भी एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड नहीं होगा। गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम। सर ये कभी भी आप खरीद बेच रहे हो, ये कभी भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट का टॉपिक नहीं होगा।
एंड मनी, अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। अब मनी चीज को ऐसा समझो, क्या मनी गुड्स होते हैं क्या? सर इसके दो तरीके से आंसर है। मनी गुड्स होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। सर क्या, ऐसे कैसे? कि सर ऐसे, सर अभी जो करेंसी नोट्स या करेंसी जो आप दुकान पे जाके और 10 रुपए देने या 100 रुपीज देने तो उस करेंसी नोट को आप देते हो, तो वो मनी जो है वो गुड्स नहीं कहलाएगा। उसको आप क्या करेंसी नोट खरीदते और बेच सकते हो क्या? नहीं सर, वो तो मीडियम है जिससे हम खरीद और बेच सकते हैं। क्या अपन करेंसी नोट्स को खुद को खरीद और बेच सकते हैं? नहीं सर। तो सर करेंसी जो नोट्स जो हैं, जो कि मीडियम ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हैं, जो अभी चलते हैं भारत में, 10 रुपए का, 5 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए का, 2000, 2000 तो अब चलता नहीं है, ठीक है। तो सर ये सब नोट्स जो करेंसी है, अभी करंटली एज अ करेंसी हम उनको काम ले रहे हैं, वो मनी जो है वो कभी भी गुड्स नहीं होता है। लेकिन सर ओल्ड कॉइन्स हैं, है ना, एंटीक कॉइन्स हैं, जो कलेक्टेबल कॉइन्स हैं, ठीक है, जो राजा महाराजाओं के जमाने के हैं, जो हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन के कॉइन्स हैं, ठीक है, ये सब क्या अभी अपन करेंसी जैसे यूज लेते हैं इंडिया में? या जो नोट बंद हो गए हैं वो, मतलब सर जो ओल्ड कॉइन्स, कलेक्टिबल कॉइन्स, एंटीक कॉइन्स, ये सब क्या है? ये मनी, इनको आप गुड्स की तरह खरीद और बेच सकते हो इनको। ये जो अकबर के जमाने के कुछ सिक्के मिले हैं, या इस तरीके से ओल्ड कॉइन्स, एंटीक कॉइन्स, कलेक्टिबल कॉइन्स, ये जिनकी अब करेंसी वैल्यू नहीं रह गई है, आप उन्हें गुड्स की तरह खरीद और बेच सकते हो। तो ये वाली चीजों में मान लो कोई एक कॉइन कलेक्टर है, कौन, दक्ष अग्रवाल एक कॉइन कलेक्टर है, और दूसरा कॉइन कलेक्टर है नील, पुराने कॉइन्स खरीदते बेचते रहते हैं। तो सर ये पुराने कॉइन्स खरीदे और बेचे जो हैं, इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है किसी ओल्ड कॉइन को लेके या ओल्ड करेंसी नोट को लेके, क्या उस पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होगा? हाँ सर होगा। क्योंकि ये जो मनी है, ये वाला मनी क्या है, करेंसी फॉर्मेट में नहीं है, ये इस फॉर्मेट में है जहां इस चीज को गुड्स की तरह खरीदा और बेचा जा रहा है। तो इस पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होगा, इस पे नहीं होगा। ठीक है करण फारे, आपका डाउट बोलिए। नहीं, वो मेरे को पूछना था कि फॉरेन करेंसी को भी ले सकते हैं एज गुड्स, देखो मतलब अभी। फॉरेन करेंसी को, ठीक है, कलेक्टर के माध्यम, कलेक्शन के माध्यम के आप ले लो, क्या इंडिया में वो फॉरेन करेंसी काम करती है? क्या इंडिया में फॉरेन करेंसी काम करती है तो आप उसे गुड्स जैसे खरीद और बेच सकते हो? हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा कर लिया तो अदर लॉज भी हैं, फेमा करके, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वहां से तुम्हारा कान पकड़ लेंगे ये लोग। इसलिए जस्ट एक कलेक्टर के जैसे एक आध दो आध कुछ ऐसा फॉरेन हर जगह की कोई करेंसी मेंटेन कर ली, फाइन चलेगा। लेकिन 10-10 हजार, 10-10 हजार डॉलर के नोट्स, तू कह रहा है मैं तो, ये इंडिया में चलते नहीं है, मैं कलेक्ट करूंगा। आज $1 80 का है, तो यानी कि तूने इनटू, यानी 8 लाख रुपए की तूने विदेशी करेंसी अपने यहाँ जमा कर ली, तू फेरा फेमा में कहीं, तो मतलब तेरे ऊपर डंडा पड़ेगा। तो तू यहां से भले ही बच जाए, वहां पकड़ में आएगा, इसलिए तमीज से काम करना है। हाँ वो होते हैं लेकिन एक हद तक, बात समझ गया? क्योंकि इंडिया इंडिया में करेंसी नहीं है, गुड जैसे आप खरीद सकते हो बिना सरकारी परमिशन के लिमिट में। ज्यादा मेरे को भी ध्यान नहीं क्योंकि मेरा काम नहीं बढ़ा, लेकिन ये एक ब्रॉड ब्रॉड गाइडलाइन है, तूने जो पूछा उसका जवाब। ठीक है, चलिए। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। तो यहाँ मनी में दो तरीके से देखना होगा। जो करेंसी मनी है वो तो गुड्स नहीं होगा, जो एंटीक टाइप की है, नॉन करेंसी मनी है, वो गुड्स जैसे अपन अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट ट्रीट कर सकते हैं। और गुड्स जैसे ट्रीट करने का मतलब हो गया दैट कि सर उसमें जो भी आपने खरीदा बेचा उस पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है सर। एंड द डेफिनेशन ऑफ गुड्स इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स। आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, स्टॉक्स और शेयर्स शब्दों से पहले पाला पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है? स्टॉक्स एंड शेयर्स, ठीक है। क्या किसी कंपनी रिलायंस का जो शेयर है वो गुड्स है? हाँ सर, एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट वो गुड्स है। सर उसको खरीदने और बेचने पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल किया जा सकता है, ये बात ध्यान रखना। तो स्टॉक्स एंड शेयर्स, इधर स्टॉक का क्या मतलब है यार?
कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टॉक है? अरे अकाउंट्स की मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो यार, मैं तो तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा भी नहीं हो कॉमर्स साइड में, तो भी एक जनरल बात होनी चाहिए। इधर स्टॉक्स एंड शेयर्स, मतलब जब ये वर्ड को स्टॉक को शेयर्स के साथ में काम लेते हैं तो उसका क्या मतलब है? पूंजी मैडम आप बताइए। सॉरी सर, वापस रिपीट करो ना क्वेश्चन। स्टॉक का मतलब क्या होता है शेयर्स के कंटेक्स्ट में? स्टॉक्स एंड शेयर्स। सर अभी स्टॉक में भी अगर कंपनीज होती है जो लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज होती है, तो वो लोग शेयर्स जो डालते हैं, हम्म। नहीं तो इसमें अभी फॉर एग्जाम्पल स्टॉक स्टॉक लिख- मार्केट होता है, हाँ हाँ तो अगर स्टॉक मार्केट होता है तो वहां पे खरीदते हैं बेचते हैं ऐसा। हाँ। नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, लिस्टेड अनलिस्टेड स्टॉक मार्केट खरीद रहे बेच रहे हैं, ठीक है, फर्क कैसे पड़ता है क्या? मुझे सोचने का तरीका ये रखो। शेयर्स हैं, किसी कंपनी के शेयर्स हैं, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप आपके पास में पूंजी के पास में 5 शेयर हैं, क्या पूंजी किसी को 3.5 शेयर दे सकती है क्या? 3.5 शेयर दे सकती है क्या, या केवल 3 दे सकती है, या फिर 4 दे सकती है? हाँ सर, 3 भी दे सकती है, 4 भी दे सकती है। क्या ऐसा कभी देगा 3.5 शेयर दे दिए हो पूंजी ने किसी को अपने पास में से? नहीं ना। यानी तुम शेयर्स में फ्रैक्शन में डील कर सकते हो क्या? नहीं सर, पूरे पूरे में डील करना होगा, या तो 3 या 4, ठीक है। स्टॉक में क्या है, बहुत सारे शेयर्स जोड़ देते हैं, मान लो 10 शेयर का एक पूल बना लिया, उसको बोल दिया स्टॉक ऑफ रिलायंस शेयर। उसमें फ्रैक्शन में दोगे तो भी चल जाएगा। किसी को मैंने 3.5 स्टॉक दे दिया, ठीक है, 10 में से, ये चल जाएगा। ये बेसिकली एक बहुत मतलब लेमैन लैंग्वेज में स्टॉक्स और शेयर्स में ये डिफरेंस होता है। तो सर शेयर्स और स्टॉक में डील करना दोनों ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन से कवर होंगे। क्या ये बात समझ में आई? यस सर, ठीक है। तो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स। सर एक्शनेबल क्लेम्स जो होते हैं उनके अलावा, अदर देन मनी। मनी में अपने को दो तरीके से समझना था, जो समझ लिया। करेंसी आइटम कभी भी गुड्स नहीं होते हैं, और नॉन करेंसी वाला जो मनी है जैसे कि एंटीक ओल्ड कॉइन्स वगैरह वगैरह, ये सब क्या है? ये मनी होता है जो करेंसी नहीं है। एंड इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स, गुड्स की भाषा में स्टॉक्स और शेयर्स इंक्लूड होंगे। यस सर। And it also includes growing crops, grass, and things attached to or forming part of the land. अब आ जाओ भाई, ये समझने वाली बात है। Growing crops, grass, and things attached to or forming part of the land are also considered as goods। ये अधूरी बात है, पर मैं बीच में रोक के डिस्कशन करूंगा आपसे इसके बारे में। अपन ने तो कहा सर गुड्स की थ्योरी क्या है, कि सर जो भी मूवेबल आइटम होते हैं उनको हम गुड्स मानेंगे, ठीक है सर। इसका मतलब है जो इमूवेबल आइटम है उनको हम गुड्स नहीं मानेंगे, ठीक है। इमूवेबल में क्या क्या हो जाता है, मान लो सर लैंड आ गया, बिल्डिंग आ गया, ये सब इमूवेबल है। सर आप मुझे ये बताओ, ट्री जो है वो मूवेबल आइटम है या इमूवेबल है? सर ग्रोइंग क्रॉप्स जो है या ग्रास जो है, ग्रोइंग क्रॉप्स है या ग्रास जो है, क्या आप पेड़ को, उगती हुई क्रॉप्स को, घास को, एक मतलब आर दीज 3 मूवेबल आइटम्स? टेल मी। मर्जी है जहाँ रख सकते हो क्या उठा के, कि पेड़ को इधर से उखाड़ा उधर रख दिया, ऐसा हो सकता है क्या? क्या ये मूवेबल आइटम्स हैं ये तीनों? क्या ये मूवेबल आइटम्स हैं तीनों? मुझे तो नहीं लगता कि पेड़ चलती हुई चीज होगा, मूवेबल आइटम होगा, नहीं सर। ये तीनों मूवेबल आइटम नहीं है। सर तो फिर इनको गुड्स की डेफिनेशन में कैसे इंक्लूड कर लिया? तो फिर इनको गुड्स की डेफिनेशन में कैसे इंक्लूड कर लिया? कि सर ऐसे कर लिया कि सर ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास और थिंग्स विच आर अटैच्ड टू the land or forming part of the land, attached to the land or forming part of land,
ठीक है, जो कि जमीन का हिस्सा है या जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं, जैसे ट्री, जमीन से जुड़ी हुई चीजें, अटैच टू लैंड ट्री, और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, ये जमीन है। जमीन में से ही अपन कोयला वगैरह निकालते हैं या नहीं निकालते हैं, कोल, मिनरल्स, कॉपर, जिंक। तो अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, ये दोनों का मतलब समझ में आया, जो जमीन से जुड़े हुए हैं एंड विच आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। लेकिन आगे पढ़ो, विच आर एग्रीड टू बी सिवियर्ड बिफोर द सेल और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सर जिनको हमने जमीन से काटना, सिवियर करना, तोड़ना, हटाना एग्री किया है, तो सर तब वो मूवेबल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, तब वो मूवेबल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, बताइए। यस। कि सर पेड़ को अपन ने, ध्यान से मेरी तरफ देखो, पेड़ को अपन ने, पेड़ जमीन पे खड़ा हुआ है तो क्या वो मूवेबल आइटम है, नहीं सर। लेकिन मैंने एक पेड़ को काट के देने का वादा किया अंडर दी कॉन्ट्रैक्ट, तो अब वो मूवेबल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यस सर। ग्रोइंग क्रॉप्स को मैंने उसमें से जो काम की चीज है वो हटा के और तुमको किलो के बेसिस पे बेचने की बात की, कि मेरी दाल की क्रॉप्स लगाई है मैंने, जब दाल आ जाएगी तब मैं वो उसको हटाऊंगा और फिर वो मूवेबल हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट में ही ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास और थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सिवियर्ड, जिनको हमने वादा किया है तोड़ के देने का, जिनको हमने वादा किया है तोड़ के देने का, एग्रीड टू बी सिवियर्ड फ्रॉम द लैंड, ठीक है, वो गुड्स बन जाएंगे क्योंकि वो मूवेबल हो जाएंगी, तो हम उनके बारे में कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। भले ही अभी तक क्रॉप्स उग रही है तो भी हम उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं कि जब वो उगेगी तब हम आपको तोड़ के देंगे, काट के देंगे, हटा के देंगे, अलग करके देंगे, तब वो मूवेबल आइटम बन जाएगी, तब आप ले जाना। तो ये एग्रीमेंट भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट से कवर होंगे, जिनको हमने, जो जमीन पे उग रहे थे या जमीन का हिस्सा थे, मिनरल्स थे, जिनको हमने अलग करके देने का वादा किया है, तो वो भी गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएंगे। क्या ये थ्योरी समझ में आ गई? यस सर। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, मनी में दो तरीके से सोचना, एंड इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स, हाँ सर ये तो होंगे ही, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू लैंड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सिवियर्ड बिफोर सेल और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, क्या ये क्लियर हो गई गुड्स की डेफिनेशन? याद कर लोगे? और चीजें बतानी है गुड्स के बारे में, आधा घंटा गुड्स गुड्स पे ही लग गया 3 लाइनों पे। ठीक है, आइए, तो गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, गुड्स में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, एक्सक्लूड किया जाता है। एक्सक्लूड में अपन ने समझ लिया, मनी जो अभी करेंसी है, यानी कि जिसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है, मनी विच इज लीगल टेंडर, जिसको हम कोई चीज को खरीदते समय दिखा के, उसको दे के उसकी वैल्यू पे कर सकते हैं, तो वो लीगल टेंडर हो गया। तो मनी विच इज स्टिल अ लीगल टेंडर इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, बट money which is old coins, notes which have ceased to be legal tender, foreign currency जैसा उसने बोला था, ये सब क्या है, आ जाएंगे गुड्स की डेफिनेशन में, क्योंकि फॉरेन करेंसी तो इंडिया में लीगल टेंडर की तरह काम ली नहीं जा सकती, लेकिन ज्यादा इकट्ठी कर ली तो फेरा फेमा वाले पीछे पड़ जाएंगे, फेमा वाले। ठीक है, चलिए, तो सर एक्सक्लूड में एक्शनेबल क्लेम नहीं होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती है, इंक्लूड एक्सक्लूड की जाती है, क्योंकि हम तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का टॉपिक क्या है सर, गुड्स है, इमूवेबल प्रॉपर्टी थोड़ी है। ठीक है, चलिए, गुड्स क्या होते हैं, मूवेबल आइटम्स होते हैं। तो इंक्लूड क्या क्या है सर गुड्स में, सर स्टॉक्स एंड शेयर्स हैं, सेकंड ये पढ़ ही लिया अपन ने, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड एग्रीड टू बी सिवियर्ड बिफोर सेल। थर्ड पॉइंट, अब आ जाओ, कुछ चीजें नहीं आई है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज गुड्स। ठीक है, अब बचे हुए 2 पॉइंट्स और हैं, क्या सर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड मिनरल्स। मिनरल्स भी मैंने आपको समझा दिया, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड में मिनरल्स भी आ जाते हैं ना, क्योंकि हम इनको अलग करके देने का वादा करते हैं, इसलिए ये भी गुड्स में आ जाएंगे। सर पुराने केस लॉज में इलेक्ट्रिसिटी को भी और वाटर को भी, इलेक्ट्रिसिटी को भी और वाटर को भी, दोनों को मूवेबल आइटम मानते हुए गुड्स माना गया है, गुड्स माना गया है, और उस गुड्स को के खरीदने और बेचने पे
सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। सो ओल्ड कॉइन्स एंड नोट्स विच हैव सीज्ड, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड मिनरल्स, ये तीनों भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में के अंडर इनका खरीदना और बेचना कवर किया जाता है। नेक्स्ट सर, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, इनको अपन क्या बोलते हैं? एक शब्द बोलो इन तीनों के लिए, तो ये क्या है? आईपीआर है। आईपीआर स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मान लो पूंजी ने एक म्यूजिक कंपोजिशन तैयार करी, ठीक है, उस म्यूजिक कंपोजिशन ट्यून को तैयार किया और अपने नाम से उसका कॉपीराइट ले लिया। अब वो ट्यून कोई भी यूज लेगा तो उसको, पूंजी को रॉयल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि कॉपीराइटेड मटेरियल काम देना है। ठीक है। आज जितनी भी फिल्म के म्यूजिक आते हैं सब पे कॉपीराइट होता है या नहीं? यस सर। आपने कोई किताब लिखी तो उस पे पीछे कॉपीराइट होता है या नहीं? हाँ सर, होता है। तो सर उस कॉपीराइट को भी जब आप खरीदते हो और बेचते हो, उसका एग्रीमेंट बनाते हो, तो दैट इज द टॉपिक विच इज कवर्ड अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। उस पे होगा कि प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। पेटेंट पे भी, दवाई का मॉलिक्यूल ढूंढा, उसको पेटेंट करा लिया अपने नाम पे, वो पेटेंट किसी को बेच रहे हैं, तो वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर होता है। और जो गुड्स की डेफिनेशन में कवर होता है, तो सर उसके ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस लगेंगे। और ट्रेडमार्क, व्हाट ट्रेडमार्क सर? ट्रेडमार्क तो लोगोस होते हैं ना, जैसे कि टाटा का लोगो है, अशोक लीलैंड का है, रिलायंस का लोगो है। सर ये जो ट्रेडमार्क्स है ना, ये भी, these also are considered as goods, क्योंकि I'm सॉरी, खरीदे और बेचे जा सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो गुड्स में ये सब चीजें इंक्लूड होती है और ये सब एक्सक्लूड होती है, ध्यान रखना। समझ में आ गया या नहीं आ गया? बोलो ये सुनो, गुड्स में क्या इंक्लूड होता है और क्या एक्सक्लूड होता है। यस सर। नेक्स्ट है, ये टॉपिक मैं थोड़ा सा रुक के कराऊंगा आपको, अलग अलग टाइप्स ऑफ गुड्स कौन से होते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़े थोड़े से समय बाद जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग इसको एक या दो क्लास बाद उठाएंगे, या तो कल, या मतलब कल मतलब नेक्स्ट क्लास में, या फिर उससे नेक्स्ट क्लास में, जब भी अप्रोप्रिएट टाइम आ जाएगा तब उठाएंगे टाइप्स ऑफ गुड्स। ठीक है। नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं, डिलीवरी। डिलीवरी, इट्स फॉर्म्स एंड डेरिवेटिव्स। कि सर डिलीवरी का क्या मतलब होता है? सर हमको सामने वाले को माल की डिलीवरी देनी पड़ती है या नहीं पड़ती है जब उसको बेचा है? हाँ सर, बेचा है तो डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो सर डिलीवरी का क्या मतलब होता है? आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। करण जी पढ़िए प्लीज। Delivery means voluntary transfer of possession from one person to another. तो दो एग्जाम्पल हैं। एक हमारी महक है। महक मैडम, कहाँ का प्रोग्राम खराब कर दिया मैंने आपका? जल्दी नहीं बताइए। नहीं सर। नहीं नहीं, बता मॉल दीजिए। कोई शर्म की बात नहीं है, सब खुला खाता है यहाँ पर। खाना खाने जा रहे थे होटल में? मॉल जा रही थी। मॉल जा रहे थे? मॉल से लॉ की नॉलेज खरीद के ले आते क्या? नहीं सर, मॉल में गुड्स खरीदने जा रही थी, आपको पता नहीं है? आप जो आज पढ़ा रहे हो ना, मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख रही थी। गुड्स मूवेबल आइटम्स होते हैं, तो मैं एक एक दाल को हाथ में उठाती और देखती हाँ मूवेबल है या नहीं है। गमला होता तो उसमें से, गमला तो मूवेबल होता है, मैं उठा के देखती कि सर वो मूवेबल है। यही था क्या? ऐसा है। आपके कारण क्लास आज लेट रखी गई थी। यू आर वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जिसने बोला था सर शाम को मेरी क्लास वो है, इसलिए मैंने कहा चलो शाम को रखते हैं। फिर तू ही धोखा देगी तो कैसे काम चलेगा? ठीक है। इसलिए जो जो लोग सीरियस थोड़े से कम हैं अपनी पढ़ाई को लेके, वो थोड़े से ज्यादा सीरियस हो जाएं, क्योंकि नहीं तो सीरियस हो तब तो सारे दिन मुंह बिगड़ेगा, हर दिन मुंह बिगड़ेगा, लेकिन 2 दिन चेहरे पे खुशी रहेगी। एक तो एग्जाम वाले दिन और एक रिजल्ट वाले दिन, क्योंकि इस दिन आता है और इस दिन रिजल्ट अच्छा आएगा। सीरियस नहीं हो तो सारे दिन अच्छे बीतेंगे, बस 2 ही दिन प्रॉब्लम होगी। एक तो एग्जाम वाले दिन कुछ नहीं आएगा, और एक रिजल्ट वाले दिन अपना मुंह नीचे उतरा रहेगा। चॉइस तुम्हारी खुद की है, तुमको किस दिन खुश रहना है और किस दिन खुश नहीं रहना है। भगवान ने अपने को दिमाग दे के भेजा है, इसलिए भेजा है ताकि अपन उसका इस्तेमाल करें।
ठीक है, उसको साइड में रख देंगे ना तो जंग लग जाएगा उस पे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो डिलीवरी, इट्स फॉर्म्स एंड डेरिवेटिव्स। डिलीवरी मतलब सर जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अपन कोई चीज खरीदते और बेचते हैं, तो देखो अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना ब्रॉड सेंस में बोल रहा हूँ, बाद में इसमें से और नई बातें निकल के आएंगी, तब एक्सक्लेमेशन मार्क मत लगाना कि उस समय तो सर आपने ऐसा बोला था। तो डिलीवरी मीन्स सर उस चीज को देना भी तो पड़ेगा यार अपने को, आगे अभी नहीं बाद में कभी भी देना तो पड़ेगा। सो डिलीवरी का मतलब होता है, डिलीवरी मीन्स वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोसेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। दो एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल में महक ने, इसके पास में स्कूटर था, उसको अपनी इच्छा से पूंजी को दे दिया, अपनी इच्छा से दे रही है, वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, अपनी इच्छा से उसने पोजेशन स्कूटर का पूंजी को दे दिया। ठीक है सर, तो क्या हम इसको डिलीवरी बोलेंगे? यस सर, ये डिलीवरी है, इच्छा से दिया है। दूसरे एग्जाम्पल में हमारी पूंजी ने मैक से दो थप्पड़ लगा के जबरदस्ती वो स्कूटर कब्जे कर लिया है उसकी इच्छा के खिलाफ। तो क्या यहाँ पर वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन हुआ है? नहीं सर, यहाँ तो खोस के ले लिया है उससे। ठीक है, तो क्या ये डिलीवरी के अंडर आएगा? देखो चीज का पोजेशन सेकंड में भी यहाँ से यहाँ पहुंच गया, लेकिन क्या वो डिलीवरी की डेफिनेशन में कवर होगा? नहीं सर, ये कोई वैलिड डिलीवरी नहीं होती है। तो डिलीवरी का मतलब वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, अपनी इच्छा से किया गया। क्या डिलीवरी का, ये एग्जाम में आया हुआ है, इतनी छोटी सी चीज आई हुई है इसलिए इसको हल्के में मत लेना। गुड्स की डेफिनेशन आई हुई है, टाइप्स ऑफ गुड्स, उन पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, डिलीवरी का मतलब डिलीवरी, इट्स फॉर्म्स एंड डेरिवेटिव्स, डिलीवरी के प्रकार। सर ये तो अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है, डिलीवरी तीन तरीके की, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या फिर एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी। पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है? कंस्ट्रक्टिव, ये एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी। यस सर, एक्चुअल डिलीवरी में तो सही में मैंने को किसी दूसरे को माल सप्लाई करना था, मैंने उसको फिजिकल पोजेशन उन गुड्स का उठा के आपको दे दिया, हो गई डिलीवरी, ये तो हो गई एक्चुअल डिलीवरी। सर 100 बोरी गेहूं सप्लाई करना था, सच्ची में 100 बोरी उठा के आपको दे दी जो भी सप्लाई करनी थी, तो सर where the goods are physically handed over by the seller to the buyer or his authorized agent, it is known as actual delivery. Physically hand over कर दिया है to you or to your authorized agent, it will be considered as actual delivery. कुछ समझाने का है इसमें? नेक्स्ट, सिंबॉलिक डिलीवरी। सर महक को अपने गोदाम में इसके 100 बोरी गेहूं पड़ा हुआ था, महक के गोदाम में 100 बोरी गेहूं पड़ा हुआ था, महक ने उस 100 बोरी गेहूं को पूंजी को बेचना तय किया। ठीक है, गोदाम में केवल वही 100 बोरी पड़ी हुई थी जो पूंजी को बेचने की बात हुई थी, तो महक ने क्या, गोदाम की चाबी जो थी वो ही पूंजी को हैंड ओवर कर दी। एक्चुअल में ये 100 बोरी का फिजिकल पोजीशन चेंज नहीं हुआ, बट एक्चुअल में 100 बोरी का फिजिकल पोजीशन चेंज नहीं हुआ, बट एक सिंबल उसने, महक ने पूंजी को ऐसा दे दिया विच इज इक्वलेंट टू गिविंग द कंट्रोल और पोजेशन ऑफ दोज 100 बोरी। क्या सिंबल दे दिया? सर वो चाबी दे दी उस जगह अंदर घुसने की, यानी उस चीज पे कंट्रोल दे दिया। ठीक है, तो महक ने पूंजी को फिजिकल 100 बोरी देने की बजाय उसका क्या दे दिया? सर कोई एक ऐसा सिंबल दे दिया जिससे उससे उस पे कंट्रोल हो गया, किसका?